तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम में माल फॉर्मेशन है गंभीर समस्या, करें सही समाधान। समेकित कृषि से किसान होंगे धनवान। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनमें पुष्प गुच्छ बनने की समस्या मुख्य रूप से होती है, जिसके कारण किसानों को हर साल आम के बाग से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान किस प्रकार से करें माल फॉर्मेशन रोग की समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के सहायक आचार्य डॉक्टर R.K. यादव। आज हम चर्चा करेंगे मैंगो माल फॉर्मेशन, जो एक कार्यकी विकार होता है आम में, उसके बारे में। तो मैंगो माल फॉर्मेशन हम साधारण भाषा में कहते हैं कि गुच्छा बन जाता है उसमें फूलों का। तो ये मैंगो माल फॉर्मेशन के दो कारण से होता है, या यूँ कह सकते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वानस्पतिक कार्यकी विकार होता है मैंगो माल फॉर्मेशन। दूसरा होता है फूल आते समय एक इसमें मैंगो माल फॉर्मेशन हो जाता है। वानस्पतिक वृद्धि जब होती है उस समय की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम सीडलिंग स्टेज पे बात करेंगे, तो जब पौधा छोटा रहता है यानी कि 3-4 महीने का, उसी समय उसमें मैंगो माल फॉर्मेशन आ जाता है। फलों का राजा आम भी आज के समय में कीट रोगों के प्रकोप से अछूत नहीं है। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है गुम्मा। इस रोग के कारकों में फ्यूजेरियम सबगल लूटिनेशन नामक फफूंदी का उल्लेख होता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों का असंतुलन है। गुम्मा रोग से ग्रस्त आम के पेड़ में पत्तियों और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बोर के फूल गुच्छों में हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इस रोग के कारण और पहचान के लक्षणों के बारे में। उसके लक्षण ये रहते हैं कि पौधा की जो एक तो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है, वो एक तो स्टंटेड ग्रोथ होती है। यानी कि यूँ कहें कि पौधा की जो 2 नोड होती है, गांठें होती है, उनका जो लंबाई रहती है वो कम रह जाती है। पौधा धीरे बढ़ता है और बहुत सारी पत्तियां उसमें आ जाती है। एक जगह पे ही बहुत सारी पत्तियां आ जाएगी, तो एक तरह से ऐसा कहेंगे कि एक पत्तियों का गुच्छा बन जाता है।
ऐसे ही हम बात करते हैं फ्लोरल मालफॉर्मेशन की, जो कि पुष्पन के समय होता है। उसमें क्या रहता है कि उसमें जो पत्तियों की जगह बहुत फूल जो आएगा आपका, वो बहुत सारे गुच्छों के रूप में आएगा। और इसमें भी वही है कि फूल जो आएंगे उनसे फल नहीं बनेंगे। अब इसके कारण भी जो होते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन के, वो एक कारण नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई डिजीज़ हो, लो टेम्परेचर हो, माइट्स का इफेक्ट हो, CN रेशो जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो रहता है वो हो सकता है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मतलब बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। किसान भाइयों, आम के बाग में कई तरह की समस्या आती रहती हैं। जो बागवान समय रहते रोग की सही पहचान करके नियंत्रण के समुचित उपायों को अपनाते हैं, वे आसानी से रोग की रोकथाम करके आने वाले दिनों में अच्छे उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो आम के बाग में गुम्मा रोग की रोकथाम के लिए बागवान कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, वो इस प्रकार से है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, लगभग ये मान लीजिए कि आप 20 अक्टूबर के आसपास, यदि हम जो NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम प्लानोफिक्स के नाम से बाज़ार में लेते हैं, उसका हम यदि स्प्रे कर देते हैं 200 ppm कहें तो 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में, यदि उसका स्प्रे करके और उसके बाद में हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे यदि स्प्रे करते रहेंगे, तो मैंगो मालफॉर्मेशन से काफ़ी हद तक हम नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा हम गुच्छे यदि बन जाते हैं तो उनको हम समय समय पे तोड़ते रहते हैं और बगीचे में साफ़ सफाई रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो इसकी प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं, सहनशील जो किस्में होती हैं, वो उगाएं। ये यदि हम करेंगे तो हमारा मैंगो मालफॉर्मेशन का कंट्रोल हम कर पाएंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज कृषि में नए नए खोज किए जा रहे हैं, जिसे कृषि में अपनाकर किसान अच्छा लाभ ले रहे हैं। अगर किसान नई नई तकनीकियों के साथ समेकित कृषि अपनाएं तो उनकी आमदनी का जरिया और बढ़ जाएगा और आने वाले दिनों में किसानों की आय बढ़ती ही जाएगी। तो आइए आज समेकित कृषि पर विस्तार से जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। समेकित कृषि आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारे जो ज़मीन उपलब्ध है किसानों के लिए वह बहुत कम होती चली जा रही है। जहाँ तक समेकित कृषि की बात है, यह एक मिश्रित खेती है जिसमें हम सभी जानते हैं कि किसी एक ही उपादान को लेकर के हम अधिक से अधिक अन्न उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि हमको इसमें मिश्रण नहीं करना पड़ेगा। समेकित कृषि में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है, लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों
या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। यदि हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उस फसल का जो हमारा बाई प्रोडक्ट आ रहा है या जो उसका अवशेष आ रहा है उसका किस तरह से हम उपयोग दूसरे उपादान में कर सकें। जैसे कि हम धान उगाते हैं, धान उगाने से हमारा पुआल होता है, तो पुआल का उपयोग हम चारा के रूप में हम मवेशियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मवेशियों से जो गोबर आता है उसको हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये एक चक्र रूप में हुआ। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। तो ये हमारा कृषि समेकित कृषि कहलाता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं। यहाँ पर समेकित कृषि के बहुत प्रचुर संभावना है। हम विविध तरह के उपादानों का हम सम्मिश्रण करके हम अधिक से अधिक आय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अपलैंड यानी ऊपर वाली भूमि है, मध्यम भूमि है, लोअर भूमि है, निचली भूमि है। तो इससे हम अलग अलग व्यवसाय की बात सोच सकते हैं। जैसे ऊपर वाली भूमि है तो वहाँ पर हम मधुमक्खी पालन, कुछ फल के बागान या सब्जी की पोषण वाटिका हम बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हैं, मशरूम का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये मध्यम भूमि है, मध्यम भूमि में हम जो अधिक जल का थोड़ा सा उपलब्धता होती है तो वहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, धान और इस तरह की फसलें ले सकते हैं। लेकिन और निचले चले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो पानी हमारे क्षेत्र में होता है उसको इकट्ठा करके उसको तालाब बना सकते हैं और उसको अन्य फसल को हम उसको सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उस तालाब में हम मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई विविध तरह के हम व्यवसायों को अपने एक यही क्षेत्र में ले रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अभी किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि किस तरह से हमारी समेकित कृषि हमारे बदलते हुए वातावरण या जलवायु को किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी जैसे आप जान रहे हैं, पूर्व में घोषणा हुई थी कि इस बार हमारा मानसून बहुत अच्छा होगा, मानसून की वर्षा बहुत अच्छी होगी। लेकिन शुरू में तो ठीक हुआ, लेकिन फिर इधर 10-12-15 दिन का जो गैप आ गया तो उससे किसानों को बहुत बड़ी निराशा हुई। तो ऐसे समय में अब किसान भाई यदि समेकित कृषि करते तो कुछ उपाय वो अपने, जैसे कि पोषण वाटिका में अगर सब्जी की बात करते हैं, लतर वाली जैसे सेम है, चाहे लौकी है या हमारी कुकुरबिट प्रजाति की नेनुआ, झिंगी, करेला इत्यादि को भी अगर वो लगाते तो इसका उनको लाभ अवश्य मिलता। तो मैं हमेशा कहूँगा कि किसान भाई दोनों परिस्थितियों में एक प्लानिंग करें। यदि हमारा नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल वर्षा हो रही है तो उसमें हमको क्या करना है, और यदि हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस कंटिजेंट प्लान में हमको क्या करना है। क्योंकि एक बुद्धिमान किसान जो है वह कभी भी मौसम की मार से हार नहीं खाएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बांस अपनी बहुउपयोगिता के कारण अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारे यहाँ इसकी खेती न केवल आमदनी के लिए की जाती है, बल्कि संस्कृति महत्व के कारण भी इसका हमसे जुड़ाव है। बांस दुनिया भर के सभी पेड़ों में एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। खराब मिट्टियों या खाली जगहों पर इसकी खेती करके किसान न केवल अपने उपयोग में ला सकते हैं, बल्कि अच्छी आय भी ले सकते हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। आज हमारी चर्चा होगी कि बांस प्रजाति के बारे में, और हम बताएंगे कि बांस प्रजाति किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसानों को किस तरह से लाभ दे सकती है। बांस की अगर हम उपयोगिता के बारे में बात करते हैं तो ये बांस घरेलू उत्पाद से लेकर के हम आज की डेट में देखें तो यहाँ सारे कंस्ट्रक्शनल वर्क जो हो रहे हैं वो भी बांस से हो रहे हैं। बांस सीधे हम मार्केट में बेच सकते हैं और इसके जो उत्पाद बनते हैं जिसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं उसका मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हम एंटरप्रेन्योरशिप के भी तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। बांस के पेड़ आज हर गांव में देखे जा सकते हैं, जो कि कई गांव में पहले की तुलना में बहुत कम रह गए हैं। जिसका कारण है बढ़ती आबादी का दबाव, जबकि इसके बिना कृषि अधूरी है। आज बांस का उपयोग पहले की तुलना में बढ़ गया है। इसका उपयोग फसल को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ के रूप में किया जाता है। कई फसलों में स्टैकिंग के लिए होता है। झोंपड़ी तैयार करने में, भवन निर्माण जैसे कार्यों में। यही नहीं, बांस से कई घरेलू चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह बांस के उपयोग को देखते हुए बांस की खेती से आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि बांस पेड़ की तरह बड़ा होता है, लेकिन ये घास के कुल का होता है और इसकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज होती है। अगर हम देखें कि सभी को पता है कि यहाँ पानी की बहुत ही कमी है, और अगर हम मृदा की बात करते हैं तो यहाँ जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो भी बहुत ही कम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये दिक्कत आती है कि ऐसी कौन सी क्रॉप लगाएं। और हमें पता है कि अगर हम खेती की बात करें तो अभी जो कृषि वानिकी है वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कृषि के लिए। तो कृषि वानिकी के लिए बांस की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि बांस ऐसी उपज है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप वेस्ट लैंड पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत ही कम इनपुट में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। बांस 3 साल के अंदर ही आपको पूरी इसकी उपज मिल जाती है। यहाँ सबसे जो ज़्यादा पाया जाने वाला बांस है वो लाठी बांस है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। इसके अलावा बांस के अन्य प्रजातियों में बैम्बूसा वल्गैरिस, बैम्बूसा वल्गोवा, पीला बांस, हाथी बांस और बैम्बूसा टुल्ला है। इन प्रजातियों को वानिकी विभाग से संपर्क करके आप ले सकते हैं। अगर आप बांस के संवर्धन की बात करें तो हमें ये जानना होगा कि बांस जो है वो मोनोकार्पिक होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे जीवन में एक ही बार इसके फल लगते हैं, तो इसमें बीज तो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कायिक संवर्धन होता है जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि
इसके जो ब्रांचेस होती हैं उसको कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके द्वारा भी लगा सकते हैं। साथ साथ अभी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है टिश्यू कल्चर, जिसको ऊतक संवर्धन कहते हैं। तो ऊतक संवर्धन विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि बांस को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। बांस की खेती के लिए पौधों की जरूरत होती है, जिसके लिए आप चाहें तो पुराने बांस की जड़ को काटकर लगा सकते हैं, लेकिन इन बांसों की लंबाई मोटाई अधिक होने की वजह से इनका कई जगहों पर उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए आप उन्नत प्रजातियों के पौधे वानिकी विभाग या अन्य निजी संस्थाओं से ले सकते हैं। इनसे आपको अच्छी क्वालिटी के बांस मिलेंगे, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसकी सफल खेती के लिए भी जरूरी है कि रोपाई बरसात में की जाए, लेकिन इसके लिए अधिक गर्मी यानी अप्रैल या मई में ही गड्ढे खोदकर जरूरी खाद उर्वरकों का प्रयोग कर दिया जाए। इसके बाद जुलाई या अगस्त में रोपाई की जाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालपुरा, जिला हनुमानगढ़ के मुन्ना यादव ने। आपने मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम देखेंगे मटर की खेती का, कैसे मटर की खेती करेंगे। इसमें क्या है, जैसे मटर आप जानते हैं बहुत ही अच्छा क्रॉप है, जिससे रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप मटर अक्टूबर से चालू करते हैं तो ये मान के चलिए, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो ये फरवरी मार्च तक आपको अच्छा रिटर्न देता है। आपको स्टार्टिंग में 100-120 रुपये किलो मटर जाता है, मिड सीजन में 50-60 हो जाता है और लास्ट में फिर आपको 120-140 रुपये किलो पर केजी जाता है मटर। तो हमने उसी हिसाब से प्लानिंग किया है मटर का। आप ये देख सकते हैं जिस फील्ड में अभी हम खड़े हैं, ये अर्ली वैरायटी है जिसकी बिजाई हुआ है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को बिजाई हुआ और ये 45 दिन में क्रॉप तैयार हो गया। अभी ये सेल पॉइंट पे जा रहा है जिसकी कीमत 100 रुपये है। तुड़ाई क्या है, हर दूसरे दिन तुड़ाई हो रहा है। जैसे अगर हमारे पास 10 बेड है तो 5 बेड आज करते हैं, 5 बेड दूसरे दिन, ऐसे रोटेशन में तुड़ाई करते रहते हैं। कोई जो अर्ली वाली वैरायटी है 45 दिन में तैयार हो जाएगी आपकी, और जो लेट वाली है 70 से 80 दिन में लगता है। सिंचाई का क्या है, जैसे मटर वाले जो ग्रुप है प्लांट, ये इनको पानी कम चाहिए होता है। जब इनमें फूल आने लग जाए तो आप पानी बंद कर दीजिए, जिससे अगर आप पानी जब फूल आता है पानी देंगे तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगा, फल कम आएंगे। तो आप पानी का ध्यान रखें थोड़ा। मृदु रोमिल आसिता रोग, ये रोग नम मौसम और कोहरा वाले समय में लगता है। भारत में ये रोग उन सभी राज्यों में होता है जहां पर मटर की खेती की जाती है। इस रोग के लक्षण तरुण पौधों पर उस समय दिखते हैं जब उनमें तीसरी और चौथी पत्तियां निकल आती हैं। सबसे पहले पत्तियों पर पीलापन दिखने लगता है और बाद में भूरे धब्बे बनने लगते हैं। पहले ये धब्बे निचली पत्तियों पर बनते हैं और बाद में ऊपर वाली पत्तियों पर फैल जाते हैं। रोग का प्रभाव फलियों पर भी होता है। फलियां कच्ची, हरी और चपटी रह जाती हैं। बस बिजाई कर दिया। बिजाई करने के बाद जब थोड़े 20-25 दिन के हो जाएं प्लांट, उसमें आप एक स्प्रे कर दो नीम ऑयल का। उसके बाद से क्रॉप अच्छा चल रहा है। जब 40-45 दिन का हो जाए, जैसे अभी फ्रूटिंग आ रहा है, इस टाइम हम क्या करते हैं, एक स्प्रे कराते हैं नीम ऑयल और बिवेरिया का, जिससे क्या है जो इसमें मटर में जो मेजर प्रॉब्लम है सुंडी का, वो नहीं आता है, बहुत ही कम हो जाता है। और जब 40 दिन का होता है तो एक वर्मी वॉश का स्प्रे कराते हैं, जिससे क्रॉप बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्रॉप में। किसान भाई, आप खेत हमारा देखिए, अभी तक तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो चांसेस है बीमारी आने के, इसमें जो इंसेक्ट कीड़ा आता है वो इसमें आता है, सुंडी आती है। दूसरा बीमारी अगर आता है तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, वो लेट वाले में आता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं, वर्मी वॉश का स्प्रे करते हैं, जिससे प्लांट मजबूत रहता है। अगर प्लांट मजबूत होगा तो बीमारी कम आएगी। लेकिन अगर आपके फील्ड में आ भी जाता है तो प्रिवेंटिव मेजर में तो नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं। अगर 2-4 प्लांट्स में इंसेक्ट दिख रहा है तो बिवेरिया का स्प्रे कीजिए, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक में एक चीज़ है आपके, अगर
प्रॉपरली आप लेके चल रहे हैं तो खर्चा बहुत ही कम लगता है आपको, बहुत ही कम खर्चे में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है अगर आप मटर की खेती करते हैं। रोकथाम के लिए हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में सही फसल चक्र अपनाएं। जिन खेत में बार बार ये रोग आते हों वहां पर मटर को कम से कम 3 साल तक नहीं बोएं। फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप मटर की प्लानिंग कीजिए, सीजन वाइज कीजिए। जैसे आपको अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी मतलब आगेती वैरायटी, मध्य सीजन की वैरायटी, लेट वाली वैरायटी प्लानिंग करके आप लगाइए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है आपको। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।